मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम अशोक है। हाय अशोक हाय भाई। अशोक भाई, नमस्कार। हाँ, हाँ, सभी को नमस्ते। अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से आज शराब नहीं पिया और एक सुखी समाधानी जीवन जीने की कोशिश चालू है एक दिन के आधार पर। अल्कोहलिक एनोनिमस किस प्रकार से कार्य करती है, हम बहुतांशी अनुभव में सुनते हैं कि एक पीड़ित शराबी अपनी पीड़ाओं के साथ में आता है। अल्कोहलिक एनोनिमस में बहुत सारी समस्या रहती है। इनिशियल अगर मैं बैकफुट पे जाके देखता हूँ कि मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, मैंने देखा कि मानसिक हालत बहुत बिगड़ी हुई और मैं ये सोचूंगा कि मैंने खाना-वाना अच्छा खा लिया या मैंने अपने कर्तव्य दक्षता के साथ में अगर काम कर लिया तो मेरी जो आर्थिक परिस्थिति है उसको मैं रिकवर कर लूँ। लेकिन जो मेरी यार मन की विचलितता है, जो मेरा मन अस्वस्थ है, वो जो बेचैन रखा है, हर समय वो डिस्कंटेंट है, चिड़चिड़ा है, उसमें अस्थिरता है, एक जगह वो टिक नहीं रहा है, वो सबसे बड़ी पीड़ा है। मैं अपने 13 साल के शराबी जीवन का अवलोकन अगर करता हूँ, तो बहुत सारी समस्याओं का निवारण होता है उससे अनुभव। मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में पहली बार आया ना मित्रों, उसके पहले बहुत सारी प्रक्रिया चली मेरी वाली शराब की दूरी के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हाथ था मेरे आई का, क्योंकि आई ने जो पीड़ा, जो दर्द सहा है ना इस बीमारी की वजह से, इस शराबखोरी की वजह से, शायद ही किसी मेरे परिवार के सदस्य ने झेला हो। वो एक अच्छे खानदान से बिलॉन्ग रख जहाँ पे संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। ऐसी वो संस्कृति से आई हुई माउलिज बोलूँगा मैं उसको, कि वो एक शराबखोर पति के हाथ से प्रताड़ित होकर 3 लड़कियों और 2 बच्चों की माँ बनी और ऐसी परिस्थिति में सब चीज़ें बराबर रहने के बावजूद मेरे शराबखोर पिता की वजह से उसको उसके मायके में 13 साल गुज़ारने पड़े। तो आप समझ सकते हैं यार, शराबखोरी, मेरी शराब या एक दूसरा शराबी कितनी सारी प्रताड़ना कर सकता है। शराबखोरी इतनी तामसिकता का प्रतीक है कि वो एक रौद्र रूप है। उसकी भयानकता वो अनुभव में दिखती है। 13 साल का वो वनवास मेरे आएगा, वो एक-एक रुपए के लिए संघर्ष, अपने बच्चों के लिए वो उसका परित्याग, पूरा उसका निर्वासन, एक 10 बाय 10 के रूम में वो बरसात के दिनों में पानी मिलता था। तो एक ही चिंता सताती थी कि मेरे 3 लड़कियों की अब शादी मैं कैसे करूँ? लेकिन मेरे जो थे दादाजी, उसके पिताजी और उसका भाई आर्थिक दृष्टया सबल थे, उन्होंने उस परिस्थिति को हैंडल कर लिया और उन्होंने तीनों मेरे बहनों की शादी, मेरा एक बड़ा भाई था, उसकी पढ़ाई-लिखाई का खर्चा उठाया। अच्छा खासा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए, इसके लिए मेरे माँ ने मेरी परवरिश अच्छे तरीके से और हर समय में, छोटेपन में मैं इस बात को ऑब्ज़र्व करता था कि वो मुझे हर वो बुरी चीज़ों से हर वो समय में इतनी सतर्क रहती थी कि ये शराब की तरफ ना जाए। क्योंकि शराब के जो चटके उसको बैठे ना उसके जीवन में, वो आज भी उसके, अगर शराब के बाद जो 78 वर्ष की है, तो जब भी अब शराब का ज़िक्र निकलता है, मेरे पिताजी के बोलो या मेरे शराबखोरी का ज़िक्र निकलता है, तो आज भी उसका सहम जाता है चेहरा। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर। इतनी वेदनाएँ झेली उस माऊली, 13 साल वहाँ पे रहे हम लोग और फिर धीरे-धीरे जैसे समझ में आई तब वो हमारे पितृ गाँव, जहाँ पे एक समय में धन संपदा का प्रभाव बहता था। मैंने गाय भैंसों का तबेला, नौकर-चाकर और दुनिया भर की खेती थी। तो वो मेरे पिताजी के शराबखोरी की वजह से, उनके वो अवगुणों की वजह से पूरा तबाह हो चुका था। जो कम से कम 4 साढ़े 4 हज़ार स्क्वायर फीट में वो एक बाड़ा था और वो बाड़े पर जो कबीलू होते हैं ना, वो कबीलू तक के नहीं थे। मतलब एक शराबी किस प्रकार से अपने जीवन को अस्त-व्यस्त कर देता, वो जीता-जागता उदाहरण था मेरे पिताजी की शराबखोरी। जब लोग घर वापसी करे मामा के गाँव से, तब मेरे ख्याल से मैं 8-9 वर्षों का हूँ और मेरा भाई बड़ा था, वो 22-23 साल का था और मेरे तीनों जीजाजी लोग आए। हमको जब यहाँ पे वापसी हमारी घर वापसी हुई तब। और तब भी वो मेरे पिताजी गांजा-वांजा पी के थे और हमको भगाने की कोशिश कर रहे थे। माँ के ऊपर लांछन लगा रहे थे, दुनिया भर की गाली बक रहे थे। लेकिन उनकी अब चलने वाली नहीं थी क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके थे और थोड़ा-सा प्रेशराइज़ करके वो आई ने फिर से जीवन का नया संघर्ष चालू किया। फिर से सेकंड ही नहीं, संघर्ष के साथ में और वो मेरा यहाँ पे
जो मेरे पैतृक गाँव था वहाँ पे मेरा एडमिशन किया, वहाँ से मामा के गाँव से दाखला निकाल के यहाँ पे मेरा दाखला किया। तो यहाँ पे मैं स्कूल में जाने लगा। धीरे-धीरे करते-करते मैं बड़ा होते गया और मेरी आई हर वो संघर्षमय परिस्थिति को बदलना कैसे है, उसके जुनून और उसके कर्तव्य दक्षता देख के ना आज समझ में आता है कि वो 6 करके उसने निभा कर किया। कोई दूसरी लेडी रहती ना, तो शायद इतनी संघर्ष में से निकल जाती। तीनों लड़कियों की शादी कर दिया, तीनों लड़की अपने-अपने घर गई। बड़े लड़के का शिक्षण पानी किया, उसको यूनिवर्सिटी तक के पहुँचाया। अब वो जब मेरी प्रक्रिया चली, मेरे भाई में सबसे बड़ी जो मेरी सबसे छोटी जो बहन है, मेरे में और उसमें 14-15 साल का डिस्टेंस है। तो मैं सबसे छोटा था और छोटा होने की वजह से सबसे लाड़-प्यार मेरे को ही होता था। मैं अक्सर देखता था अपने छोटेपन में कि मेरी आई अगर कि मार्केट में गई है और उसने एक चॉकलेट भी लाया ना, तो मेरी जो बड़का दीदी थी ना, वो चॉकलेट के 2 भाग कर एक छोटा भाग करती थी और एक बड़ा भाग करती थी। बड़ा जो हिस्सा रहता था, वो मेरे को देती थी और जो छुटका भाग है, वो खाती। उस प्रकार का लाड़-दुलार हुआ मेरे साथ। मुझे हर वो जटिल और समस्यामय परिस्थिति से बचाया गया। मेरे घर में वहाँ पे जब हम मामा के गाँव में रहते थे, तो वो कोठे टाइप एक खुली थी, वो खुली में यानी पानी करता था। बरसात के दिनों में, बारिश के दिनों में, तो वो बारिश से बचाने के लिए मेरे ऊपर वो प्लास्टिक की घोंसी रहती है, जो किसान लोग वापरते हैं, वो घोंसी डाला करती थी मेरी वाली बड़का सिस्टर। तो इस प्रकार से हर वो तकलीफ देह चीज़ों में से मेरे को बचाया। उन्होंने मेरे परिवार के हर सदस्य ने तकलीफ भोगी मेरे लिए और धीरे-धीरे मैं जब बड़ा होते रहा तो मुझे आज भी याद है कि क्या पेन होती है एक शराब की, क्या दर्द होता है। वो दर्द की अनुभूति मेरे आँखों के सामने वो चली कि वो बंजर मतलब दूसरे को हम ठेके से देते थे गुंते से खेत, वो खेत अपने अंडर में लिया आई ने और खुद उसने जोतना चालू किया और वो जोतते हुए एक दिन टमाटर जब वो फसल आती थी, तो एक दिन टमाटर तोड़ती थी, एक दिन वो जो धुरे पर के बेर रहते थे उसको बीनती थी और सवेरे-सवेरे 7 बजे वो रेलवे ट्रेन चलती थी, मेरे सामने से नागपुर के लिए तो आई को हम सवेरे 7 बजे डागे चढ़ाने के लिए जाते थे। उसके पहले मेरी आई सवा 4 बजे उठ के भाकर रहती ना, वो जोंधरे की कैसा एक अनाज है, उसकी भाकर बनाया करती थी और वो दौड़ी में सब्जी भाकर रख के हमको हिदायत बोल के जाती थी। बार-बार हमको बोला जाती थी, "घनश्याम अशोक खाना खा लेना, स्कूल में बराबर जाना" और वो बेचारी हम वो उसको डागे चढ़ा देते थे। 7 बजे वो जो ट्रेन से चढ़ती थी, तो वो शाम को 8 बजे आती थी। वो टमाटर वगैरह, बेर वगैरह बेच के। हमारे परवरिश के लिए इतना संघर्ष किया उसने, वो गोलीबार चौक में भर धूप में बैठना, कभी बरसात के दिनों में बैठना, कभी माल खपा, नहीं खपा, छोटे कुछ कम ज़्यादा भाव करके बेच डालना। 8:30 बजे वो आती थी माऊली, तो मैं छुटका रहने की वजह से मैं बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता था, बस स्टैंड के पास और हमारा ये शायद मैंने ऐसा बस स्टैंड नहीं देखा, मेरे गाँव का जो जैसा बस स्टैंड है मैंने 5 ढाई 500 फुट के डिस्टेंस पे रेलवे स्टेशन भी है और बस स्टैंड भी है। तो वो बस स्टैंड पे मैं बैठा रहता था और जैसे ही ट्रेन आती थी मेरे को बड़ा आनंद आता था। माँ आएँगी, फिर वो खाऊ लाएँगी। छोटेपन में एक समझ नहीं थी उतनी। वो मुरमुरे के लड्डू लाया करती थी 2-4 रुपए और उसका इंतज़ार बेसब्री से करता था आदमी। आज साला वो ममता का महत्व समझता है। कि छोटे थे ना तभी यार समझदार थे। समय में ममता तू भी समझती। आज समझदार होने के बाद में ममता रही नहीं साला। ना हम वो शराबखोरी में ना मैं अपनी बीबी से प्यार कर सका, ना अपने माँ को वो ममता को समझ सका। वो यार उल्टा चली मेरे को सीधा चलाने के लिए। देखिए एक माँ को जब वो एक नन्हा-सा बालक रहता है, तो उस बालक को चलाने के लिए माँ उल्टी चलती है ताकि बच्चा सीधा चलना सीख सके। ऐसी परिस्थिति में यार मेरे को पढ़ाया-लिखा और धीरे-धीरे मैं बड़ा हुआ, मैट्रिक की एग्ज़ाम दिया। वन ऑफ द टॉपर हर स्किल इतना ठूस-ठूस के भरा था ना, मैं एकाग्र भाव से शिक्षा करता था। और वो पदर में के पैसे जमा कर के मेरी आई ने मेरे को पढ़ाया-लिखा। मैंने बोला आईएएस इस टेस्ट में मेरे को भाग लेने का है, कितने पैसे लग रहे हैं? वो ले ले। उस समय में बिजली ही नहीं थी हमारे यहाँ पे और लोगों के यहाँ की बिजली देख के मैं बार-बार आई को ताने मारता था। आई बिजली लेना सबके यहाँ पे लाइट है
अपने यहाँ पे लाइट नहीं है। मैं उसको उदाहरण दिया करता था। थॉमस एडिसन ने 1800 की सदी में बल्ब बनाया और अपने यहाँ पे अपने गाँव में लाइट आ गई, लेकिन अपने घर में नहीं है। तू कब लेंगे लाइट? अरे लेंगे रे, लेंगे रे। उस समय में वो जो मीटर लेने का चार्ज था ना, वो जो डिमांड था, वो महज़ 400 साढ़े 300 रुपए था, लेकिन उतनी भी ऐपत नहीं थी मेरे आई के पास में। नहीं कितना सारा वो कठिनाई भरा जीवन। उतने पैसे नहीं भर सकते थे, लेकिन सोचा करती थी, कि बिजली लेंगे, बिजली लेंगे। 1-2 बार उसने बड़े भाई के पास में पैसे भी दिया, लेकिन बड़े भाई में अवगुण होने की वजह से उसने नहीं भरा। आज वो समझ में आता कि वो जब वो 9वीं 10 8वीं 9वीं में मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था, आखिरी के टाइम में वो लास्ट सेमेस्टर रहती है, और उसमें जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो वो डिबरी डिबरी यानी वो एक प्रकार की शामदनी होती है, दिया होता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल के उसकी बाती बनाई जाती है, उसमें पढ़ाई किया जाता है। तो वो डिबरी में मैं पढ़ा करता था और वो चिंतातुर दृष्टि से मेरे तरफ देख के बोला करती थी, "अशोक इतना ही तेल है, कल अगर तूने ये पूरा तेल खत्म कर दिया, तो कल मैं रसोई में फिर मेरे को प्रकाश लगेगा, तो तू थोड़ा-सा पढ़ाई कर ले, नहीं तो तू वो चौक में जाके वो लाइट रहता था बाहर सार्वजनिक लाइट, वहाँ पे जाके पढ़ाई कर।" इतनी चिंता रहती थी उसको। मतलब साला वो डिब्बी में का तेल खत्म ना हो जाए, तो कल मैं खाते खाते समय रसोई में खाना बनाते समय रसोई में क्या वापरूँगी? इतनी चिंताएँ थी। आज साला इतना फैसिलिटीज़ होने के बावजूद मैं किस प्रकार का जीवन जीता हूँ यार। ना साला दूसरे के भावनाओं की कदर करता हूँ। तो ये सब जो है ना, ये अनुभव में जब मैं देखता हूँ ना, तब मेरे को समझ में आता है कि यार मेरी शराबखोरी कितनी पीड़ादायक है। एक व्यक्ति ने शराब पिया, राजकुमारी टाइप जो मेरी माँ थी, उसके उसके पियर में आज भी सवा सौ 150 एकड़ खेत है। इतने बिरले लोग हैं वो, और एक शराबखोरी के यहाँ साथ में पाला क्या पड़ा उसका, तो देखो एकदम बिखरी हुई ज़िंदगी, खाने के वांदे, और ऐसी परिस्थिति में उसने मतलब उसने बेसहारा नहीं बनी। उसने वो बोलते ना अपन कि दूसरे के टुकड़े, और दूसरों के उस पे नहीं, वो बेबस और लाचार उसने अपना संघर्ष करके वो जीवन चलाया। उसमें उसने अपने पिताजी की मदद ली, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए यहाँ पे भी थोड़ी बहुत हमारे दादा आया करते थे, और वो बोला करते थे, अशोक बोले तेरे माँ ने बहुत संघर्ष किया है बोले, तू पढ़ना लिखना बोले। और दादा के भी बड़े संस्कार थे, वो आला उदल बाजते थे ना, तो वो चौक में जब बाचा करते थे और उसको समझाया करते थे, तो पूरा गाँव एकाग्र भाव से सुनता था और रामचरितमानस पढ़ते थे। संस्कारों की प्रतिमा बता, और वही शिक्षण मेरे अंदर में चला। मेरे को भी ऐसा ही बनना है। मेरे को जो हमारे रिलिजन के आइडल बताते थे, वो उसके प्रकार प्रकार मेरे को बनना है। ये सब अच्छे विचार थे। और शराब पीना, शराबी लोगों के साथ में रह किसी जो सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, इन लोगों से नफ़रत थी मेरे को। क्योंकि बार-बार मेरे को मेरी आई वो पिताजी के अनुभव मेरे को आँखों के सामने लाया करती थी, कि तेरे पिताजी की शराबखोरी की वजह से ये दिन आए हैं। वो बार-बार मेरे वो सबकॉन्शियस माइंड में वो मस्तिष्क में फिट हो चुकी थी मेरे वाले, कि शराब नहीं पीने का है, अच्छा जीवन जीने का है। कुछ 2 वक़्त की खाने के लिए थोड़ी-सी अड़चन हो जाएँगी चलेगा, लेकिन शराब नहीं पीने का। शराब जिसके यहाँ पे शराब पिए जाते हैं, उसके यहाँ पे दरिद्रता वास होती है, असुरी शक्तियाँ काम करती हैं। ऐसा मेरे को आई समझाया करते थे। और मैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में जब वो वैक्यूम पीरियड हुआ, तो उस समय मैंने नाले वाला उत्साह, ग्राम पंचायत के काम करता, मेरा शिक्षण भी बड़ा कठिन हुआ। मतलब अपने शिक्षण को पूरा करने के लिए मुझे 10वीं में भी वही काम करना पड़ा। फिर मैंने वो 10वीं की एग्ज़ाम के पहले ही वो ₹350 मीटर के भरा, वो डिमांड भरा, और हमारे यहाँ पे प्रकाश जब आया ना, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित भाव से देख रहा था। ऐसा लग रहा था, साला सिकंदर को उतना आनंद नहीं हुआ होगा आधी दुनिया जीतने के बाद, उससे भी ज़्यादा आनंद था उस समय में मेरे को। मेरे घर में प्रकाश आया, कितने वर्षों के बाद में आया। हम मतलब उस दिन वो प्रकाश में नाचते रहा मैं 10-15 मिनट। हमारे घर के लोग भी बड़े प्रसन्न थे उस दिन, जिस दिन हमारे यहाँ पे लाइट आई, और वो मैट्रिक के एग्ज़ाम दिया, टॉपर रहा, अच्छे खासे मार्क रहे, 11वीं किया, 12वीं किया। हर समय मैंने आई को बोला कि ये पढ़ना, वो पढ़ो। सभी पढ़ाई लिखाई उसने, और धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ते रहा। उम्र के 22वें साल तक तो मेरे जीवन में शराब नहीं थी। उसका कारण ये था क्योंकि मेरे को संस्कारों के माध्यम से पढ़ाया जाता था कि शराब कितनी बुरी है। बार-बार वो पिताजी को और आँखों देखे, वो प्रत्यक्षदर्शी अनुभव थे, कोई दूसरे का उदाहरण देखने की मेरे को ज़रूरत नहीं थी।
मैं बड़ा बेइंतहा नफ़रत करता था। और बोलते हैं जिस चीज़ को आप नफ़रत करते हो उसी से आपको ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, वैसा ही हुआ ठीक। थोड़ी-सी मेरी जो आर्थिक लेवल थी वो धीरे-धीरे मैंने डेवलप करना चालू कर दिया। एक एम था यार, वो एकाग्र भाव था कि साला जब भी मारेगा ना तीर, तो मछली के आँख में मारेगा, अर्जुन बनने वाली पर कभी मतलब अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। अपने आप को कभी कमज़ोर मैंने माना ही नहीं। बचपन से वो संघर्षमय परिस्थिति की वजह से ना पीठ और छाती इतनी मजबूत हो चुकी थी कि मैं धाराओं के विपरीत बह के तैरता था। मेरे को हर समय लगता था कि अगर बदलाव अगर जीवन में लाने का इस गरीब और दरिद्रपूर्ण जीवन से अगर तेरे को बाहर निकला है ना, तो धारा के विपरीत बहना पड़ेगा। दशरथ मांझी जैसा तेरे को छन्नी हथौड़े से पत्थर तोड़ के रास्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जीवन का रास्ता बड़ा कठिन था यार। और फिर मैं निकल गया। 22वीं साल में बार-बार एक दोस्त के साथ में मैं बैठता था बियर बार में। उसको समझाया करता था कि शराब नहीं पीना, ऐसा है, फलाना-फला होते हो वो जिस शराब की वज़ह से मेरे जीवन में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम क्या से क्या हो गए, राजा से रंक हुए, ऐसा समझाया जाता था। लेकिन धीरे-धीरे उसके साथ में रहने की वज़ह से वो जो पेमेंट मेरे को मिलता था ना उस समय में आज से 17-18 वर्ष पहले शुरुआती दिनों में, तो वो पेमेंट इतना ज़्यादा था ना वो लोकसत्ता में मेरा शॉर्ट हैंड होने की वज़ह से कि वो 1 महीने का पेमेंट हमारे पूरे साल भर की कमाई थी, जिस प्रकार से हमारी पहले वो शुरुआती दिनों में कमाई थी। वो साला ज़्यादा आर्थिक परिस्थिति ज़्यादा होने की वजह से ना, तो वो ऐसा समझ लो कि अब तो यार ज़िंदगी साला मक्खन हो गई है, अपने को तो सब मिलते आ रहा है। और यही वो कम्फर्ट ज़ोन मेरे को वो शराब की तरफ लेके गया। मैं बोला साली लोग दुनिया पी रही है, मेरे बाप के हाथ से गलती होंगी, वो अच्छे विचारों की राख रंगोली कर दिया मैंने। जिस दिन पहली बार मैंने शराब पिया ना, वो सुविचार, वो संस्कार, वो सभ्यता, वो प्रभाव जितने भी अच्छे थे ना मेरे जीवन में, जो प्रकृति ने बताए बनाए थे, वो संस्कृति ने बनाए थे, जो मेरे आई के परवरिश ने बनाए थे, वो सभी धराशायी हो और मैं पहली बार बियर पिया और मेरे को रियलाइज़ हुआ यार, साला मेरा बाप एड़ा है। उसको जमा नहीं पूरा डबल ढुलकी है मेरा बाप, उसको जमा नहीं। शराब पीना तो अपना अच्छा है यार है। क्योंकि जो आनंद बिग बुक भी वही उस बात का है ज़िक्र कर रही है कि शराब का जो होने वाला जो प्रभाव है मेरी शारीरिक और मानसिकता पे, वो बड़ा प्रभावशाली है। और वो प्रभाव की उन्मुक्तता मेरे को इतना आनंद दे जाती है, जो मेरे को मेरी बीवी के साथ में मैं हम बिस्तर होते हुए भी मेरे को उतना आनंद नहीं आ सकता, उतना आनंद मेरे को मिला था। और फिर मैंने वो निरंतर मेरी शराब चलती रही। कुछ दिनों के बाद में बहुत मात्रा में हुई। मेरे को बार-बार जब मेरे आई को पता चला ना तो उसके आँख में से आँसू निकले थे। उसने बोला था अशोक बोले बाप ने मारी बोले मेंढकी, लड़का तीरंदाज निकला बोले। मैं उसको समझाया करता था। मैंने बोला आई सभी पीते हैं, मेरे दोस्त मित्र पीते हैं। लेकिन उसको मालूम था ये बढ़ती जाने वाली बीमारी है। ये तो अल्कोहलिक अनोनिमस ने बाद में बताया मेरे को। मेरी आई बता रही थी अनुभव के माध्यम से कि तेरे पिताजी भी ऐसे पिया करते थे। फिर वो कैसे-कैसे बढ़ती गई। उसको मालूम था ये बीमारी। लेकिन उसको मैं समझने की प्रक्रिया में नहीं, मैं बहुत आगे बढ़ चुका था। जहाँ से मेरा वापिस आना मेरे लिए बेहद कठिन और मुश्किल लगा। मैंने कई बार कोशिश की कि वो शराब जब ज़्यादा हो गई ना, तब उसको रोकने की प्रक्रिया मैंने अवश्य की। लेकिन कुछ दिन के शराब की दूरी के साथ में और मेरे को वो दोबारा से वही अब ये जो बीमारी बोल रही है ना अल्कोहलिक एनोनिमस, यही साली पीड़ादायक है। मैं मानता ही नहीं हूँ। ये जो पेन है ना मेरे अंदर में वो डिनायल का, वो नकारात्मकता मेरे को कभी एक्सेप्ट नहीं करने देती। कि तू शराबी है करके। मैं कई बार देखा, मेरा कमिटमेंट, मेरी एकाग्रता वो शराबखोरी के प्रति इतनी ईमानदार रहती थी ना, कि वो शराब की दूरी के लिए मेरे को जो प्रयास करने चाहिए, वो नहीं रहते थे इसलिए मैं असफल होता था, शराब की दूरी के लिए। सफलता मेरे को इसलिए मिल नहीं नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो इस तरफ इशारा कर रही है ना असफलता मेरे मेरे को बताना चाहती है, कि सफल होने के लिए जो तेरे प्रयास है वो तेरे पास में नहीं है। उसका ज्ञान नहीं है, उसका नॉलेज नहीं है। उसका नॉलेज तो तेरे को वही बताएँगा, जिसने वो शराब किस किस प्रकार से रोकी है। लेकिन वो गुरु तो मिले। मैं ऐसे ही आगे बढ़ते रहा और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मैं देख रहा था कि शराबखोरी इतनी चरम सीमा पे पहुँच गई कि एक ही एकाग्र भाव। अब उस बीमारी को अगर मैं समझूँगा ना, तो वो हर समय गहरे पेट कर रही। मेरे को कोई अगर
मेरे शराबखोरी के बारे में कोई बोल रहा है, मेरे अनुभव मेरे को बता रहा है ना, तो वो मेरे लिए पीड़ादायक। मेरा मित्र मेरे को दे रहा था, नहीं यार वो वहाँ पे तू फला जगह पे पड़ा रहा, वो ढिमके के साथ में तूने झगड़ा किया। होता है एक आधे बार। मेरे अंदर की डिनायल पार्ट क्या बोल रहा था उसको, होता है एक आधे बार। और ऐसी बहुत भयानक अवस्था हुई। कई बार कोई अगर मेरा रिलेटिव या मेरी बहन या मेरी माँ मेरे शराबखोरी का ज़िक्र करती थी ना, तो मेरे को शर्म आती थी। मैं साला पीते समय कभी शर्म लिहाज़ नहीं किया यार। कि साला मैं पीने के बाद में लोगों के साथ में उलझा, मैं नाले के पास में पड़ा, मैं कई बार गटर के पास में सोया, मैं भर स्क्वायर में अपने जो बाल सखा थे उनके साथ में बहसबाजी किया, उनका कॉलर पकड़ा, उनके साथ में मुठभेड़ हुई मेरे वाली, तब साला शर्म लिहाज नहीं आया। और मेरी शराब उतरने के बाद में जब वो काउंसलिंग सेशन चलता था घर के लोगों का, मेरे को समझा देते थे, मेरे को टॉर्चर करते थे, मेरे को दोषारोपण देते थे। वो दोषारोपण वाली प्रक्रिया जब भी मेरे साथ में वो चलती थी ना, तो मेरे को साली शर्म लिया जाए। मैं उनका सुन लेता था, कभी-कभार मुज़ुरी करता था, नहीं तो नीचे गर्दन डाल के चुपचाप चला जाता। अब वो जितनी सारी वो बोला करते थे ना, इतना पीड़ादायक रहता था, उनको मेरे को ऐसा लगता था साले येड़े लोग, इनको क्या मालूम है साला दारू मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों दारू पी रहा हूँ। मेरे साथ में बचपन से साला भावनाओं का खेल हुआ है। मेरी भावनाएँ कितनी आहत हुई है। मेरे को साला बाप का प्यार नहीं मिला, मेरे को मामा-मामी के यहाँ पे रहना पड़ा। अब वहाँ पे मैं रहते हुए साला मैं अपने हाथ से कोई चीज़ नहीं ले सकता था। एक ओनियन भी अगर मेरे को लेने का है रोटी खाना खाते समय, तो मामी की परमिशन चाहिए या मामा की परमिशन चाहिए या मेरी जो बड़का सिस्टर है, जो मेरी माम-बहन है, उसकी परमिशन चाहिए। इस प्रकार से मैं वो कारण थे मेरे शराबखोरी के। वो जो हीन भावनाएँ मैं पाल के रखा था ना बचपन से, वो मेरे मेरा माम-भाई था, उसके वो दिवाली में वगैरह कपड़े-वपड़े पहनता था। से वापरी हुए। वो हीन भावनाएँ मेरे मस्तिष्क में स्टोर हुई थी और वो कारण बने यार शराब पीने के लिए और इस शराबखोरी को उकसाने के। धीरे-धीरे ऐसा ही मैटर चलते रहा। हर समय अस्त-व्यस्तता हो गई। हर बार वो आँखों में भीगी आँखें रहती थी मेरी आई की और उसको लगता था कि यार मैं अब हार गई। वो ज़िंदगी से लड़ने वाली वो रणांगनी थी। बोलते ना झांसी बाई रानी वाले के विषय में बोलते हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी है मेरी। क्या वो उसने क्या संघर्ष के साथ में लड़ाई की है और वो लड़ने के बाद में जब विजयी माला उसको मतलब वो पारितोषिक मिलने वाला था, बख्शिश क्या था कि उसके लड़के अच्छे निकले। उसका बुढ़ापे में, उसके वयोवृद्ध में उसकी सेवा करे। यार सेवा करे ना करे, उसको 2 वक़्त की तो रोटी दे, चैन से तो उसको सोने दे। वो चेन की प्रक्रिया भी उसकी बंद हो गई। कई बार ऐसा होता था दोस्तों कि रात के 3-3 बजे उठ के मैं साला रेलवे स्टेशन से बिना चप्पल से चला जाता था और उतने वो बरसात में उतने वो एकदम मतलब विनम्र रास्ता है और वहाँ पे 5-5 फुट के वो वनस्पति बढ़ी है, वो वनस्पति के बीच में से मेरे को ढूँढते आती थी और ज़ोर से आवाज़ देती थी, "अशोक आ जा रे वापिस, मत जा रे बेटा उधर, मर जाएगा रे, रेलवे के नीचे आ जाएगा।" इस प्रकार की वो और उस समय काळजीपूर्ण कहीं पे शादी-ब्याह में गई है, तो उसको वो मेरी शराबखोरी का ज़िक्र निकला, तो उसको वेदना है। मतलब इतना संघर्ष करने के बावजूद वो उसकी जो आशा की किरण थी आखिरी कि ये उम्मीद ये जो मेरा छोटा लड़का है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया समर्पण कर दिया ये लड़का मेरे को पोसेगा एक अच्छा मकान बनाएगा हमारी चिंता करेगा अब वो उस उम्र में भी 60 65 70 साल की उम्र में मेरी आई को मेरी चिंता याचं कसं होईन, इसका कैसा होऊँगा? इसी सोच में रहती थी यार और ऐसी परिस्थिति में शराब जब बढ़ती रही, सब आंसू का के बाहर हो गया यार खेल। यानी हर वो खेल उन्होंने खेला। जहाँ पे भी उनको ऐसा बोला कि इथर नेऊन पाय, वहाँ पे लेके गए। किसी ने बोला कि फला जगह लेके जा, वहाँ पे वो लेके गई। तबीयत खराब हो जाती थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट कर देती थी मेरे को। मैं 3-4 दिन ठीक हो जाता था और दोबारा से वैसा ही होता था। कई बार ऐसे हादसे हुए। जिस गरीब खाने में वो रसोई में वो जो एक फूकनी रहती ना, वो फूकनी से ना मेरे आई वो चूल्हे में फूकती थी और वो गीली लकड़ियाँ होने की वजह से उसमें से धुआँ निकलता था। जब मैं वो दूसरे दिन पछताव के हाथ-पाँव में जाके पड़ा रहता था ना बिस्तर पे, मैं देखता था, मेरी आई कितनी प्रताड़ना से कितनी पीड़ित होकर
वो खाना बनाती है, वो धुपट उसके आँख में जाता था और उसके आँखों में से आँसू निकलते थे और वो आँसू का एक-एक बूँद मेरे को बोल रहा था कि अशोक रुक जा रे, तेरी माँ के अश्रु है। हर समय वो पछतावा उसके आँखों में दिखता था कि काश अगर ये आँसू के सहारे मेरा बेटा रुक गया तो अभी भी जीवन सुधर सकता है। लेकिन यार वो जो ईमानदारी बोलते हैं ना अल्कोहलिक एनोनिमस, वो साली ईमानदारी जीवन में दिखी नहीं। हर समय बेईमानी बेईमानी में दिखी। जैसे ही मैंने शराब का सेवन चालू किया अपने जीवन में, तो तेरे मेरे मित्र परिवार किस प्रकार से बना? उसी प्रकार से जो मैंने चुनाव किया। किसी व्यक्ति ने बोला कि चलो आज ड्यूटी पे मत जाए, आज ओम पिक्चर देखने जाएँगे, विजय टॉकीज जाएँगे या उधर वो रीगल टॉकीज है हमारे बर्डी में वहाँ चले गए। यानी इस प्रकार की मानसिकता पैसे कलेक्शन करके, वर्गनी चंदा जमा करके वो एक मित्र का कोटा रहता था, वो कोटे में जाते थे उसके यहाँ पे लाइन की वगैरह व्यवस्था रहती थी। 2-4 हिंदी मूवी की फ़िल्मी की कैसेट लाया करते थे और 1-2 फ़ोन की यानी पूरे जीवन में अश्लीलता छा गई। पूरी जो अच्छा अच्छी विचारों की जो मानस पढ़ने वाला अशोक, जो आला-उदल की कहानी सुनने वाला अशोक, कहाँ पे घुस गया? वो फ़ोन के चक्कर में, वो लड़कियों के चक्कर में। अब वो साला इतना आगे बढ़ गया, इतनी वैचारिक तफ़ावत हो गई, वो विषिप्त मानसिकता हो। जो आदमी ये सब छोड़ के इन सब झमेले में पड़ा है, तो उसके जीवन में का तो आनंद चला गया। आनंद मेरे जीवन में की जो परिभाषा बनी थी, जो व्याख्या बोलते हैं ना आनंद की, वो आनंद कहीं का कहीं निकल चुका था। अब मेरे जीवन में खाली वो दुःख नहीं दिख रहा था। लेकिन वो दुःख ना मेरे को लग रहा था कि आनंद उल्टी मानसिकता है साली एक बेवड़े की। 10 बेवड़े हम लोग यानी किसी ब्याह में किसी मित्र के यहाँ पे जाते थे शादी-ब्याह में, एक को भी साला मालूम नहीं रहता था शराब कहाँ मिलती है, शराब का ठेका कहाँ है। आधे घंटे के भीतर में साला हम वो शराब का अड्डा ढूँढते थे और ठेका ढूँढते थे और दसों मित्र एक साथ में मिलते थे। इतनी एकाग्रता रहती थी हमारी साथ इस प्रकार का। लेकिन ये एकाग्रता, ये जिज्ञासा, वो धैर्य कभी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए नहीं लगा और ऐसी परिस्थिति में मेरे घर के लोगों को लगा कि इसकी शादी कर देना चाहिए। मैं बोला चला अच्छा साला अपने मन का हो रहा है। मैं बोला प्रसन्न हो गया। अब लड़की देखने जाओ तो मेरे जैसे बंदर को देगा कौन यार शादी? करेगा कौन? मैं इस प्रकार का बंदर हूँ ना, एक शाखा पे रह के पूरी शाखाओं को हिलाता हूँ। ये डाली पे कूदना, वो डाली पे कूदना और एक शराबखोरी जो होती है, वो तामसिकता का प्रतीक होती है। मैं पहले ही कहा, समाज से कट चुका था। कोई लड़की देने को तैयार नहीं। जहाँ पे भी जाता था, तो वहाँ के लोगों का मैसेज आता था या मेरे गाँव के लोग वहाँ उधर फ़ोन करके बता देते थे, कहाँ वो बेवड़े को लड़की दे रहे हैं बोले, तुम्हारे गाँव में कुआँ होगा ना बोले, वो लड़की को धक्का दो बोले। लड़का बोले होशियार है बोले, बहुत दिमाग में बोले, लेकिन बहुत दारू खचा है बोले। और इन लोगों की साली मेरे को चिढ़ आती थी, ये सबसे बड़ी पीड़ा थी। इतना सारा पेन मैं लोगों को पूछता था, साले समाज के लोग कैसे साले बेवकूफ़ लोग हैं रे भोसड़ी के। साले मेरा ब्याह नहीं जुड़ने दे रहे, मैं तो इनको खाना खिलाऊँगा। लेकिन सही थे यार वो समाज के लोग। कौन ऐसा कौन-सा ऐसा पिता है, कौन-सी ऐसी माँ है जो 12 डेसिबल का दर्द सहन करके मेरे जैसे बेवड़े को लड़की देंगी? मैं भी अगर आज कोई किसी कन्या का बाप हूँ, तो क्या मैं किसी बेवड़े को लड़की दूँगा? नहीं दूँगा। मेरे को कहाँ से लड़की और मैं ऐसे लोगों को गाली-गलौज करता था समाज के लोगों को। आज वो ये में हूँ इसलिए वो पॉजिटिविटी है कि यार लोग जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। मैं साला मूर्ख था और ऐसे ही एक लड़की को सिलेक्ट किया उन दूर की लड़की थी वो, चंद्रपुर की तरफ से, यहाँ से 150 किलोमीटर की, वो लड़की के साथ में शादी हुई मेरे वाली। 1 डेढ़ महीने में अच्छा रहा. म्हणते ना, नव्या नवरदेवाच्या मोठं नवल, उस प्रकार का मैं अच्छा रहा. और फिर घर के लोग भी बड़ा कौतुक करने लगे. हमारे यहाँ पे वो एक पंडित है, वो बोलता है, वाट कौतुक वाटे झालिया वेचाची. मतलब मेरा कौतुक मेरे को लग रहा था, 1.5 महीने शराब से दूर हूँ और घर के लोगों को भी लग रहा था कि साला ये अच्छा है अब दारू नहीं पी रहा। एक छोटी-सी किराना दुकान डाल दी थी मेरी आई ने मेरे को। मैंने जॉब वॉब छोड़ दिया था शराबखोरी की वजह से और नंबर 2 के काम करने लग गया था। सट्टा-पट्टी चलाना, आईपीएल में उतारी करना, वो आखिरी के बॉल तक के ये नंबर 2 के कारण काम पूरे लाहौरी में बैठना, कभी किले कोलार में बैठना, कभी वो राजकमल बार में बैठना, कभी वो कैमल बार में बैठना, बस यही काम चलता था 4 बोक लेके। राजकारणियों का झंडा लेके मिराना, भाई अपन तो वो आमदार के आदमी है, अपना तो वो जिला परिषद सदस्य के साथ में बैठना-उठना है
कौन पूछता था साला? आखिरी के टाइम में 40-42 किलो का मेरा वज़न हो गया था। चलता था तो चक्कर आता था साला, आँखों के सामने काँच भी चमकते थे और एरोगेंट और अहंकार और अहम इतना था मेरे अंदर में कि मैं 80 किलो के व्यक्ति के साथ में उलझ जाता था। और वो व्यक्ति इसलिए पीछे चला जाता था, कई बार मैंने देखा क्योंकि उसका जो है ना सद्विवेक बुद्धि उसकी काम करती थी, वो अगले व्यक्ति की, मेरी काम नहीं करती थी। वो ये समझता था, क्या ये साला मड्डी मार से बातें करने का है? पहले तो साला मरा है, मैं एखादा मार दूँगा तो न जाने साला मर जाए, इसलिए वो उलझता नहीं था। और मेरे को लगता था अरे अपन तो साला सिकंदर है, अपन तो साला इस एरिया के सुल्तान हो गए। अपने को लोग डरते बहुत, अपने नाम की दहशत है, काहे की दहशत? दहशत बोलेंगे इसकी पागलपंती थी। बेवकूफ़ाना हरकतें मैं करता था, लोग मेरे को उलझते नहीं थे। क्या साला इसको मारना, खाली-पीली अगर एखादी भड़बड़ा के बढ़ गई तो मर जाएगा। 42 किलो को कौन मारेगा यार? जिसकी आत्मा सड़ चुकी है, जिसका शरीर सड़ चुका है, जिसका मन सड़ चुका है, उसको इतनी सारी शराबखोरी ने पीड़ाएँ दी है, उस इंसान को कौन मारेंगे? धीरे-धीरे मेरी बीवी परेशान मैं बताता हूँ ना कि शराबखोरी आपको कहाँ तक की लेके जाएँगी। हमारे अल्कोहलिक एनोनिमस में वो बोलते ना कि एक समुंदर की खोली आप कितना गहरा है ना वो गिन सकते हो। लेकिन एक शराबी का नैतिक अधःपतन कितना हो सकता है ये नहीं गिन सकते। एकदम करेक्ट बात है। मेरे को मेरे परिवार के लोगों को लग रहा था कि अब इतना नहीं बढ़ेगा, ये सुधर जाएगा। ऐसे सुधरते मनुष्य और आगे चला और आगे इतना आगे बढ़ा कि जो मेरी नवब्याहता थी ना, उसने कभी वो अपने उसके पिताजी भी शराबी थे लेकिन उतना नहीं देखा होगा उतना मेरे यहाँ पे देख लिया। मेरे 2 लड़के हैं। एक जो पति का उत्तरदायित्व जो होता है ना, अपने बच्चों के प्रति और अपने पत्नी के प्रति एक अच्छा होता है। उसको हर समय याद रहता है कि मेरी पत्नी याद याद कर रही होंगी, उसको मेरी ज़रूरत होंगी या मेरा उत्तरदायित्व है कि इनकी परवरिश के लिए मैं कुछ कर्तव्य काम करूँ, कुछ उदरनिर्वाह के लिए कोशिश करूँ। मेरी कोशिश इतनी रही 15-20 दिन शराब नहीं पीने का, थोड़े बहुत पैसे आए कि उस बीमारी में जैसे ही मैं थोड़ी-सी मात्रा में शराब पीने जाता था, मेरे को बम्पर पीना पड़ता और वो दिन-ब-दिन वो मानसिक संतुलन मेरा बिगड़ते रहा। पूरा शराब ने नियंत्रण ले लिया। मैं बीवी के साथ में मुज़ुरी करने लगा, वाद-विवाद इतने वो चरम सीमा पे गए कि मैं उनको शरीर से मारता था और उसके मार-झूड़ करने लगा, रात-बेरात उसको घर के बाहर निकाल देना। वो दोनों बच्चों की डिलीवरी के टाइम पे वो एक जो पति का जो जवाबदारी होती है, उसकी नैतिक मूलता जो कार्य रहती है, वो कार्यों से मैं भटक गया था। दोनों बच्चों के डिलीवरी के टाइम पे वो पुनर्जन्म हुआ है मेरे बेंदड़ी का। तो उस समय में मेरी मौजूदगी ईमानदारी से नहीं थी। बस वो जाना है लोगों को दिखाने के लिए मैं गया था। मेरे सेकंड बच्चे की डिलीवरी में तो इतना दर्दनाक अनुभव है वो, कि जब याद करता हूँ ना रोंगटे खड़े होते हैं, कि बच्चा वो पेइंग वार्ड में ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ाई कर रहा है। वो 21 दिन काँच में रहा मेरा वाला जो छोटा लड़का है ना, वो उसको जन्मतः काविड हो चुका था। पीलिया हो चुका था, तो उसको 21 दिन काँच में रखे। वो 900 साढ़े 900 ग्राम का था और मेरी ऐसी मंशा थी, ये लड़का मर जाएगा तो चलेगा साला। यानी इसके वजह से मेरे को तकलीफ हो रही है, मेरे को यहाँ मेडिकल में रहना पड़ रहा है। तो मैंने भी वो अपनी जवाबदारी ईमानदारी से नहीं निभाई। तो राजा बक्सा स्क्वायर से लेके मेडिकल स्क्वायर में जितने भी वो सड़क चाप लोग थे ना, उन लोगों के साथ में यार शराब पिया मैंने और वहाँ पे मेरे मेरे को बुखार आ गया, ताप आ गया, तबीयत मेरी एकदम निचले लेवल पे पहुँच गई, तो मेरे को साला स्पेशल ऑटो करके मेडिकल से मेरे सास ने और मेरे साले ने मेरे को यहाँ पे छोड़ दिया टाकली में, अपने घर में। इस प्रकार की वो और वो एक बाप जो रहता था कि यार मेरा बच्चा ज़िंदगी और मौत के साथ में लड़ाई कर रहा है, मैं साला वहाँ पे मौजूद रहूँ, अपनी पत्नी का ढाढ़स बनाऊँ, उसके साथ में उसको सहानुभूति दूँ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ में हूँ। इस प्रकार की उसको प्रेरणा दूँ, प्रेरणा तो रहेगी, साली मेरी चेतना पूरी बह गई इधर। मैं पूरा दारू में इतना बर्बाद हो गया है, नीचे-नीचे आर्थिक लेवल नीचे, शारीरिक लेवल नीचे, सामाजिक दृष्टिकोण से बायकॉट कर दिया, पूरा बहिष्कार हो गया, पूरा देश निकाला कर दिया मेरा वाला समाज ने। और उसके बावजूद भी एक केंद्र बिंदु पे जाके खड़ा होके मैंने अपने बारे में जब मैं सोचता था ना, तो मेरे को लगता था कि टाकली
इस छोटे से कस्बे में मेरे से नालायक कोई व्यक्ति नहीं, हर कोई धुतकार रहा। लेकिन इस सब में एक बात गौर करने की है कि विशेष एक परमेश्वर की कृपा रहती थी वो आई के माध्यम से कि वो बोलते ना वो दिए का तेल बगर गया ना उसको कैसे समेटते अपन, उस प्रकार से वो मेरे को समेटती थी हर अनुभव में। और उसकी प्रक्रिया चलती थी शराब की दूरी के लिए। और आखिरी के वो जो ढाई 3 वर्षों में शराब पिया ना, उसमें मेरे वाली छोड़ने की इच्छा थी शराब। लेकिन आज साली न चाहते हुए भी वो शराब मेरे को नहीं छोड़ रही थी। वो बीवी के साथ में वो जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए, तो अपना ग्लैंडोसिटी दिखाने के लिए, "बच्चे कहाँ पढ़ रहा है अशोक तेरे?" तो अपन तो कॉलर टाइट वाले हैं। साला जेब में बटुए में पैसे ना रहे तो चलेगा। लेकिन एक शराबी बड़ा ग्लैंडोसिटी में जीता है। अपने बच्चे ना बहुत सामने पब्लिक स्कूल में चल रहे हैं, सीबीएसई पैटर्न में। अपना क्या देखना है, बच्चों के लिए बूज़, बस आती है, बढ़िया काम चल रहा है। ये ढकोसले। और वहाँ पे पैसे भरने की मेरी औकात नहीं। मैं साला पेरेंट मीटिंग में था ठास के जाता था और वो जो नवयुविता रहती है वो टीचर्स वहाँ पे, उनको लेक्चर झाड़ता था। अरे तुम क्या बता रहे, तुम ऐसा पढ़ाओ, वैसा पढ़ाओ। अब मैं जाता था पी के, वो ज़्यादा नहीं बोलती थी क्योंकि वो प्राइवेट जॉब वाले हैं। उनको पेरेंट्स के साथ में सर-सर कह के उसका मैं फ़ायदा उठाता था। ऐसे उनको कुछ भी अपशब्दों में बोलना, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना। वो छोटे-छोटे मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल शर्म आती थी उनको कि साला ये हमारा बाप है इसको काहे के लिए पेरेंट मीटिंग में लाए। वो मैडम मेरे बच्चों को बोला करती थी कि तुझ्या वडिलांनो तेरे पप्पा को मत भेजा कर, तेरे मम्मी को भेजा कर। लेकिन मैं जानबूझ के वो पेरेंट मीटिंग में जाता। इस प्रकार की वो और रात-बेरात वो बच्चों को पत्नी के साथ बाहर निकाल देना। ये नहीं देखने का कि 11 बजे है, 12 बजे है। माँ अगर बीच में है उसको भी घर के बाहर निकाल देना, पूरे वो अलमारी के काँच जो रहते हैं, वो काँच फोड़ना, पूरे घर का जो फर्नीचर है, ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा एक जगह जमा कर देने का और उनको वो लकड़ी-लकड़ी से तोड़ने की प्रक्रिया करना, दरवाजे पटकना, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, साले पड़ोसी, मोहल्ला, पूरा परिसर परेशान हो गया था। यानी पूरा पागलपन हो गया था मेरे अंदर में। जब भी मैं शराब अमाप मात्रा में पीता था ना, तो ये स्वेलिंग चढ़ती थी। वो बड़े-बड़े चट्टे आते थे मेरे को पीठ को। इतनी पीड़ादायक तकलीफ और बड़े ज़ोर से चिल्लाता था कि साला तुम अनाच नहीं है, ऐस हो गया, वैसा हो गया, फलाना हो गया। पूरे मोहल्ले को गाली-गलौज करता था। सब परेशान थे यार। कोई परेशान नहीं था ना, वो था मैं, मेरे अंदर का शैतान। वो शैतानी ताकतें इतने काम करती थी, दारू पीने के बाद में कि 40-42 किलो का वज़न होने के बावजूद जब मैं फेंक-फाक करता था ना, तो अच्छा ताकतवर इंसान डरता था। और जब सवेरे वो लोग वापसी में आते थे, मेरी बीवी वगैरह, तो मैं नॉर्मल हो जाता था। और एक पछतावा और आत्मग्लानि के भाव में वो इन्फिनिटी मेरे अंदर में आती थी और मैं चिल्ला के परमेश्वर को मदद माँगता था कि परमेश्वर तू अगर है ना, तो मेरे को बचा ले। मेरी आखिरी के टाइम में जो अनुभव चलते थे ना, वो रोंगटे खड़ने वाले चलते थे रहते थे पूरे। पूरा परिसर दहशत में आ गया और मैं परमेश्वर को मदद माँगता था कि तू बचा ले। वो बिल सर वो हुआ ना वो, उसी प्रकार का अनुभव मेरे साथ में मैं कोशिश तो ज़रूर करता था यार। हर बार मैं परमेश्वर को मदद माँगता था। लेकिन पता नहीं क्यों वो मदद नहीं होती थी, क्या नहीं होती थी या मेरे प्रयासों में बेईमानी होती थी। हर वो 15-20 दिन वो अनुभव, तीखा अनुभव या वो शरीर को जलाने वाले अनुभव मिलते थे या परिवार की अस्त-व्यस्तता और वो आत्मग्लानि वाली भावना मेरे को 15-20 दिन रोकती थी। बाद में साला मैं जब भी पीने जाता था तो वही बीमारी की चपेट में आने की वजह से वैसे च अनुभव होते थे। 8-15 दिन शराब पीना, 16वें दिन 2-3 घरों में आई घिलती थी, 200-400 रुपए जमा करती थी। वो पीएचसी सरकारी दवाखाने में जाते थे, वहाँ की जो नर्स, जो स्टाफ था वो मेचराम डॉक्टर, वो भी पहचान के हो गए थे। वो मेरे को सलाइन-वलाइन लगा देते थे, फिर वो प्रक्रिया। फिर एक दिन मेरे सास-ससुर आए और बोलने लगे, बोले वो तो मेरी इधर की मेरी बीवी बोलने लगी, बोले ये ऐसे-ऐसे तमाशे कर रहे हैं, बोले पागल के जैसे, मैं नहीं रहती बोले। उन्होंने बहुत बार उसको ले जाया, बहुत बार वापस ला दिया कि ऐसे तो भी ये सुधरेगा। इतने पीड़ादायक अनुभव हुए, पूरे अनुभव की एक वो श्रृंखला चली, लेकिन वो श्रृंखलाएँ भी मेरे को रोक नहीं पाई। वो अनुभव प्रत्यक्षदर्शी मैंने जो मेरे शराबखोरी की वजह से हुए ना, वो अनुभव भी मेरे को याद आते थे ना यार। ऐसा नहीं था कि मैं सोचता नहीं था, वो बहुत सोचता था, बहुत कोशिश करता था शराब से दूर होने की, लेकिन इस बीमारी में इतना जकड़ गया था, वो पहले कदम का इमेज है अपने वो बताया गया है हमारे इसमें
कि वो जो साँप रहता है, वो जो अजगर रहता है, वो एक शराबी को निगल रहा है और उसके साथ-साथ उसके उसकी बीवी और मासूम 2 छोटे-छोटे बच्चे उस अजगर के मुँह में से वो शराबी को खींच रहे हैं। इस प्रकार का वो दृश्य मेरे परिवार के साथ में था। ऐसी विनम्र हर समय बोले दिन में कुछ वो मेरी शिकायत मेरे सास के पास में कर रही थी। बोले रात में इतने शैतान रहते, बोले दिन में अच्छे हो जाते बोले। साला क्या क्या मेरी दोहरा मानदंड था यार, क्या दोहरी व्यक्तिमत्व थी, क्या डबल ढोल की आदमी था मैं। बाहर में सही में अच्छा रहता था मैं, बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा रहता था और भीतर कुछ अलग था, घर में कुछ अलग था। मेरे अंदर में ना साला एक ऐसा एक वो जानवर था, जो एक हिंसक पशु के समान था। वो अपने घर के लोगों को साथ में वो जातिया करता था, जो मेरे ऊपर निर्भर थे ना लोग, उन्हीं के साथ में मैं वो इस्तेमाल करता था। कमज़ोर और निस्सहाय लोगों पे वो जो मैं अपना बलदंडा हाथ उठाता था ना, वो कमज़ोरी शायद थी वो बीमारी। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने मेरे को पूछा, बोले जब भाई बोले तुमको बोले वो सेंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ 3 महीने काउंसलिंग चली मेरी वाली। मैं 3 महीने वहाँ पे एडमिट रहा। डिस्चार्ज होने के बाद में वहाँ के काउंसलर ने मेरे को बोला कि आपको अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में जाना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था, मेरी समस्या ये थी कि मैं जिस कस्बे में रहता था, उस कस्बे में अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग नहीं थी। अब यहाँ से सही प्रक्रिया अब शराब की दूरी की शुरू हो रही है और इसमें मेरे को सबसे बड़ी पेन है, अपने सुधार के लिए स्वयं होके तैयार हूँ। लेकिन एक्सेप्टेंस आ चुका था अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रक्रिया के पहले, वो जो टर्निंग पॉइंट था ना मेरा वाला अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले का, कि वो सेंटर में जाना और वो सीखनीवा होना, वो अहंकार का खच्चीकरण होना। तो मैं बाद में भले ही वो भूती डॉक्टर की गोली खाया कुछ दिन, उसके बाद में मैं रिलैप्स हुआ और मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में वो जो अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में बताते थे रिहाब में वो दृश्य दिखे, वो विजुअलाइज़ेशन, वो पिक्चर जब चली, वो कड़मेश्वर में ग्रुप चालू हुआ था और वहाँ पे जब मैं गया, तो पहली बार वो जो इस्तकबार था, वो जो खैर मकदद किया ना, वो अलग दुनिया थी। मैं ये देखता था कि मैं हर बार बड़ी-बड़ी सोचता था। बड़ी सोचने का कोई मतलब च नहीं है यार। छोटी सोच हो ना आदमी की और छोटी सोचों से बड़ी-बड़ी चीज़ें बनती है। ताजमहल को देखो, ताजमहल बनाने की सोच लो, लेकिन वो ताजमहल 400 वर्षों से आज खड़ा है, काहे के बलबूते पे? वो छोटी-छोटी नींव के पत्थरों के बलबूते। तो मेरे को वो नींव के पत्थर ढूँढना है, तभी जाके वो मेरे को समझ में आएगा कि वो सुंदरता दिखेंगी मेरे जीवन में। मैंने छोटी-छोटी चीज़ों पे काम किया है। जिस प्रकार से इन लोगों ने मेरे साथ में हस्त आंदोलन किया, मेरे को आलिंगन किए, मेरे को बोला कीप कमिंग बैक और धीरे-धीरे मैं इन लोगों के साथ में चलने लगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को 30-35 किलोमीटर दूर जाना। वो जो वो रिलोकेट हुआ ना मैं, बिग बुक में बड़ा वो रेफ़रेंस है उस शब्द का रिलोकेट। वो रिलोकेट हुआ मैं पहली बार वो मीटिंग में जाने के बाद में कि यार अपने घर के लोगों के साथ में रिलोकेट होना। यानी अपने घर को और पुनर्बांधनी करना और अपने परिवार के साथ में वो एकाग्र होना। वो उनके साथ में वो फैमिली आफ्टरवर्ड में लिखा गया है कि वो परिवार के साथ में होना, वो गेन है, वो जो मैं ढूँढ रहा था। और वो अल्कोहलिक एनोनिमस की निरंतर सभाएँ, धैर्य मैंने छोड़ा नहीं। मैंने कभी देखा नहीं कि 30 किलोमीटर जाने का है, 35 किलोमीटर जाने का है। मेरी जो उन्मुक्तता बन रही थी ना वो मीटिंग के प्रति, वो काबिल-ए-तारीफ़ थी। वो परमेश्वरी नियोजन था, जिसके वजह से मैं लगातार मीटिंग जाते रहा। यहाँ की मीटिंग करने के बाद में वो कड़मेश्वर की मीटिंग 4:30 से 6 बजे का मीटिंग रहता था सर वो, और वो 6 बजे की मीटिंग करने के बाद में 7 से 8 मीटिंग रहती थी सेवा समूह कोराडी। और कड़मेश्वर से कोराडी का डिस्टेंस आता था 40 किलोमीटर। मैं वहाँ की वो सुपर मीटिंग होने के बाद में चाय वगैरह पीने के बाद में ओल्ड टाइमरों से चर्चा सत्र करने के बाद में वहाँ से गाड़ी को किक मार के कोराडी आता था। कई बार मैं बरसात के दिनों में भीगता था। वहाँ पे शेषराज सर रहते थे चेयरमैन और वो मेरे को गीला होते हुए देख के मेरे पीठ पे हाथ रख के मेरे को अप्रिशिएट करते थे। मेरे को प्रोत्साहनात्मक भाषा में बोला करते थे कि अशोक यही आग ज़िंदा रखना, तेरे आने वाले भविष्य को बनाएँगी। मैंने वो चीज़ों का आदर किया। आज भी मैं 4 वर्षों से शराब से दूर हूँ ना, इसका कारण ये नहीं है कि मैं खलीफा हो गया, मेरे को सब मिल गया, सब समझ गया मेरे को, अब तो सारा जीवन मक्खन है। मक्खन नहीं है ये जीवन। ये एक-एक दिन के आधार पे जो-जो छोटी-छोटी चीज़ों पे मैंने
काम किया ना, ये जो आज किंचित उपलब्धि है मेरे जीवन में, कि एकदम वो भिखार वाला जैसी अवस्था वाला जो जीवन चल रहा था, जितनी दरिद्रता मेरे जीवन में थी, वो आज परिवर्तन क्यों हुई है अच्छे? अच्छे दिनों में क्यों परिवर्तन हुई? मैं बोल रहा हूँ अच्छा दिन इसलिए मेरे जीवन में आज है क्योंकि मैं आज शराब नहीं पिया। आज मैं समझदारी के साथ में बातचीत कर रहा हूँ। मेरे को किस व्यक्ति के साथ में कैसी बातचीत करना है ये समझ में आ रहा है। मैं अपने बीवी-बच्चों को आज बराबर मान-सम्मान दे रहा हूँ। मैं अपने माँ के नहीं दिखाए गए वो जो पुराने संस्कार थे उस पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समाज से हर वो व्यक्ति के साथ में अच्छे से बात कर रहा हूँ। ये गेन है मेरा वाला। ये दिया है मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस ने मेरी जान बचा दी है। आज मैं सबसे बड़ी जो मेरी विकट समस्या थी, कि मेरे को असंभव लगता था, वो एकदम चुटकी मात्र और अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद से और ईश्वर की कृपा से और मेरे थोड़े से सहयोग से, प्रयास से वो आज हासिल हुआ है। और ये जो हासिल है ना, ये एकदम किसी झोला-छाप आदमी का काम नहीं है यार। ये ढीले-ढाले आदमी का काम नहीं, इसके लिए धैर्य ज़रूरी है, एकाग्रता ज़रूरी है, जिज्ञासा ज़रूरी है। जिस आदमी के अंदर में अपने जीवन को नया बनाने की प्रक्रिया है, ईगल 40 साल के बाद में बूढ़ा हो रहा है, लेकिन उसके बाद में वो अपना नव-निर्माण कर रहा है, वो आगे 30 साल जी रहा है, वैसे ही नव-निर्माण होता है ये अल्कोहलिक एनोनिमस में। मुझे अपनी जो तेज़ चलने वाली जो वो एकदम शराब में वो जो कोस मेरे को डालने का है यार। साँप कैसा नया हो जाता है पूँछ डालने के बाद में, उस प्रकार से मेरे को नया होने का है। मैंने हर वो मीटिंग्स को मैं जाने की वो प्रक्रिया मेरा। कई दिन हमारे पास में ना सर, तुमको बताता हूँ पैसे नहीं रहते थे मीटिंग्स में जाने के लिए। लेकिन वो जो मेरे चेहरे पर की आभा, वो दीप्ति निर्माण होती थी, वो मेरे स्वभाव में जो आमूल अगर परिवर्तन हो रहा था ना, वो सभी लोग अचंभित थे मेरे घर के। क्योंकि मैं उस प्रकार का अशोक नहीं था। जो छूट-मूट शराब की दूरी में बर्ताव करता था। इस बार का व्यवहार, बर्ताव, स्वभाव अलग था और वो आकर्षित करने वाला था। मेरे परिवार को नहीं, मेरे रिश्तेदारों को भी, मेरे पड़ोस को भी, मेरे गाँव वालों को भी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं मीटिंग बढ़ाते गया ना, वैसे-वैसे अपने प्रति अपने आप की छानबीन होती गई। मैं डे बाय डे जब मीटिंग करता हूँ ना, हर मीटिंग यार मेरे को कुछ ना कुछ नया देती हूँ। मैं तो कुछ-कुछ लोगों को इतना बेवकूफ समझता हूँ, की वो बोलते काय म्हणते, वो रोज-रोज वो जो तेच-तेच ऐकायला जायचं आहे का म्हणते, वहाँ पे बोलते, वही-वही बताते बोलते। साला मैं 4 वर्षों से निरंतर सभाएँ कर रहा हूँ, ऑनलाइन करता हूँ, फिजिकल करता हूँ, लेकिन मेरे को साला कभी नहीं लगा कि कल जो मीटिंग सुनी वो आज ही मैंने सुना। हर बार मेरे को नई मीटिंग लगती है यार। मैंने हर बार आत्मा की नई सूचिता निर्माण होती मेरे वाली। 40-40 किलोमीटर मैं गया, वर्कशॉप में गया, कहाँ वर्धा गया, कहाँ चंद्रपुर गया, कहाँ उज्जैन गया। एक बार मैं गुजरात भी आया था, सूरत कन्वेंशन था, हमारे यहाँ पे रामटेक में कन्वेंशन हुआ, उसमें वो भोपाल के वो कार्यक्रम में गया। पैसे नहीं रहने के बावजूद वो थोड़े-थोड़े ईमानदारी के साथ में मैंने वो जो प्रक्रिया चलाई, इस बार मैंने ठान लिया था कि साला गैर-कानूनी काम नहीं करने का, बेईमानी से पैसे नहीं कमाने का, 2 वक़्त की रोटी मिले ना मिले, चटनी रोटी खाएँगे, लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे यार। क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस बोल रही थी, अगर तेरे कार्य सीधे हाथ में है ना, तो विजय तो तेरे उल्टे हाथ में आ जाएगी। वो साली एकाग्रता अर्जुन वाली जाएगी। तेरे कार्य अगर सीधे हाथ में है, वो तो बरू जराऊ ज़रूर आपको शराब की दूरी मिलेंगी, क्योंकि आप ईश्वर की छत्र छाया में हो। मैंने देखा कि यहाँ पे जब वो मीटिंग्स बंद हो गया कड़मेश्वर का, उसके बाद में मैंने वो स्पॉन्सर ने मेरे को थोड़ा-सा अप्रिशिएट कर दिया, बोले, "तू कर सकता है, तू कर सकता है।" मैं बोला, "मेरे से नहीं होऊँगा।" कहाँ ग्रुप चालू करते बोला, "अबे तू कर सकता है?" बोले, "मेरी मदद है।" बोले, "देखो यार, आज से 3 वर्ष पहले मैंने वो प्रक्रिया चालू की और आज देखो कम से कम 14-15 सोबर मेंबर है और 15-20 मेंबर रनिंग है। यानी 25-30 लोगों का जमावड़ा हो गया है। मैं सोचता कि मायाच झालं. मेरे साथ मैं किसी दूसरे को बाँटूँगा क्या? तो अल्कोहलिक एनोनिमस ऐसे ही चलेंगे क्या? ये देवेंद्र साहब है, बहुत से और ओल्ड टाइमर है, तो सुधीर सर है, विजय एस है, बाबू यल है, विली डी साहब है जिनका 53वां इसने इन प्रभावों को बढ़ाया, अल्कोहलिक एनोनिमस के कार्यों को आगे बढ़ाया। मेरा भी काम है, मेरे पास में जितना नॉलेज है मैं अगले को बताऊँ। ये गेन है मेरे जीवन का, वो सुखद सुखद अनुभूति का एहसास होते रहता है, कोई नवागत को मैं मदद करता हूँ ना तब। हाँ, मैं बोलूँगा कि नहीं मेरे पास का मैं नॉलेज बाँटूँगा, सड़ेंगे साले। मुर्गी के अंडे चोरी हो जाने से मुर्गी बाज थोड़ी ना होती है, वो तो नहीं देंगी ना। जितना तू बाँटेगा, उतनी नई नॉलेज तेरे को मिलेगा, उतना ईश्वर का आशीर्वाद। किसी नवागत को मदद करके देख, उसका चेहरे पर का आनंद देख,
उसके परिवार की खुशियाँ दे, यही ईश्वर देना चाहता है। तो बोल रहा है ना, मैंने शुरुआती दिनों में बहुत सारी तकलीफ़ें आज ये जो किंचित उपलब्धियाँ मेरे जीवन में है ना, उसी का कारण था कि शुरुआती दिनों में अगर आप थोड़ी-सी तकलीफ़ उठाते हो, तीन वो जो आपका ओल्ड टाइमर बोल रहा है कि अपनी आत्मा की नई सुचिता अपने नॉलेज के लिए टिका रहे, अपने को घिसा, टिका के बाद मेरा स्पॉन्सर बड़ा बोलता था, "क्या मार्जिन की कर रहा है?" बोले, "वहाँ गेट के पास में, चलो अंदर बैठ" बोले। मेरे को साला गुस्सा आता था। सही बोलता है वो मेरा स्पॉन्सर। साला मैं टिकने वाला नहीं, बड़ा चंचल आदमी था। लेकिन जब मैं वो टिका के रखता हूँ ना अपना पिछवाड़ा, तब मेरी ज़िंदगी आगे के लिए टिकती है। यही अगर मैं कर रहा हूँ, तो वेदनाएँ होंगी, संघर्ष आएँगे, लोग ताने मारेंगे, कपड़े फटेंगे, लेकिन जो आखिरी में आपको जो मिलेगा ना, वो ईश्वर के पास में लेके जाएगा। वो आपको इतना अनहत आएगा ना भीतर से, जो मेरे जीवन में मेरे पास में पैसे नहीं है ज़्यादा, लेकिन इतने भी पैसे कम नहीं है कि मैं अपना जीवन ना चला साधनों में सुख नहीं है, मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में है। कई जगह भी मेरे मन के विपरीत हुआ चल जाता है। मन का हुआ तो अच्छा है, ना हुआ तो ज़्यादा अच्छा है साला टेंशन नहीं। इस प्रकार के वो अच्छे विचार आ रहे। स्वभाव में परिवर्तन हो गया। एक छोटी-सी कहानी बताता हूँ कि संघर्ष के आगे जीत होती उस पे और अपनी शेयरिंग को विराम करता हूँ। एक राजा के पास में एक हाथी था और उस हाथी ने बहुत सारे युद्ध जीता के दिए थे वो राजा को और एक दिन वो हाथी बूढ़ा हो गया। उसको ससम्मान राजा ने एक जगह पे छोड़ दिया चरने के लिए। उसकी सेवा में एक सेवादारी रख दिया। दुर्भाग्यवश वो हाथी घूमते-घूमते ऐसी जगह पे फँस गया जहाँ पे दलदल थी, उसको निकलना मुश्किल था। जैसे ही ये बात राजा को मालूम हुई, राजा का दिल पसीज गया। अरे यार! मेरा प्रिय हाथी जिसने इतने बड़े-बड़े युद्ध जिता दिए, मेरा हाथी फँसा रहे दलदल में। उसको निकालने की बहुत सारी युक्तियाँ करी। रस्सी से खींचो, घोड़े से खींचे, हाथी से खींचो। जो-जो उसको खींचने की ऊपर प्रक्रिया करे, त्यों-त्यों वो साला हाथी नीचे जाए, निकले इतना। फिर वो एक बूढ़े जामवंत टाइप मंत्री थे। उनको पाचारण किया गया। उसने बोला राजा बोले, "कोई साधन, कोई संसाधन काम नहीं आएगा" बोले, "एक ही युक्ति काम आएँगे" बोले। तो राजा बोला, "बताओ" बोले, "मंत्री जी बताओ" बोले, "जल्दी" बोले, "मेरा दिल बैठा जा रहा" बोले, "मेरा प्रिय हाथी मरा जा रहा" वो बोलता था, बोले, "आज से 20 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा" बोले, "वही एक योजना है" बोले, "वही एक तरकीब है" बोले, "जिससे अपन हाथी को बचा सकते हैं" बोले। क्या तरकीब है बोले? बोले युद्ध के नगाड़े बजाओ बोले, ऐसा माहौल क्रिएट करो बोले उसके सामने कि जिससे उसको लगे बोले कि युद्ध की बेला आ गई है, मेरा राजा मुश्किल में है। राजा ठीक वैसा ही करता है, सैनिकों को पाचारण देता है, बिगुल बजाता, नगाड़े बजाता, कदम ताल शुरू हो जाती। आसमंता ऐसा बन जाता वहाँ पे वातावरण ऐसा बन जाता, उसको हाथी को लगता कि साला युद्ध की बेला आ गई है। उसके मस्तिष्क में, उसके खोपड़ी में वो बिगुल बजते और उसको लगता है कि राजा मेरा संकट में है। बिना किसी रस्सी से, बिना किसी युक्ति से वो हाथी उस दलदल में से बाहर आ जाता है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के वो अनुभव, वो बिगुल मेरे को हर समय याद रखना पड़ेगा, जिससे वो जो दलदल है बीमारी की, उस दलदल से मैं रोज़ के रोज़ बाहर आते आऊँ। जो भी मेरे अनुभव थे, आप लोगों ने बड़े शांतिपूर्ण सीख लिए सुन लिया। मैं सभी का आभारी हूँ और सभी का शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद।